नमस्कार बच्चों आज कक्षा 12वीं की हिंदी आरोह भाग 2 काव्यखंड पढ़ेंगे हम। इसमें हमारा आज तीसरा चैप्टर है और तीसरे चैप्टर जो कुंवर नारायण जी इसके रचनाकार हैं। इस पाठ का नाम है कविता के बहाने। कविता के बहाने क्या कहना चाहते हैं कवि, वह कविता की महत्ता को किन किन उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं, इसे हम आज पढ़ेंगे। कविता होती क्या है, कविता का जो महत्व, कविता की सीमा रेखा इत्यादि बातें कवि ने कभी चिड़िया के बहाने से, तो कभी फूल के बहाने से, तो कभी बच्चों के बहाने से बताया है और उनकी आपस में तुलना किया है कि कविता क्या होती है और वह हमारे जीवन के लिए कितनी सुखदायी होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है। कुंवर नारायण जी के विषय में अगर हम जानना चाहें तो हम ये जानें कि इनका जो 5वीं दशक के कवि हैं और प्रमुख साहित्यकार हैं। इनकी साहित्यिक पत्रिका युग चेतना, साहित्यिक पत्रिका का नाम युग चेतना है और जिसका इन्होंने संपादन किया है। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 ईस्वी में, 19 सितंबर 1927 ईस्वी। बर 1927 ईस्वी में इनका जन्म हो गया। ठीक है। और क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ है। देश के आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इनके कुछ रचनाएं हैं, साहित्यिक रचनाएं, साहित्यिक संपादन किया। युग चेतना बताया हमने, आजकल, नया प्रतीक, छायानट आदि इनकी पत्रिकाएं हैं। और साहित्य के क्षेत्र में अज्ञे द्वारा संपादित तीसरे सप्तक की प्रमुख कवि, तीसरे सप्तक की कविताओं और उसके अतिरिक्त काव्य संग्रह जिसका नाम है चक्रव्यूह, प्रबंध काव्य आत्मजयी, कहानी संग्रह आकारों के आसपास, समीक्षा आज और आज से पहले, समीक्षा किया है इस पुस्तक का और सामान्य मेरे साक्षात्कार इंटरव्यू उन्होंने दिया है। तो इस तरह से इनकी कुछ रचनाएं हैं और इस पर इन्हें पुरस्कृत किया गया है। जैसे आत्मजयी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, कुमारन पुरस्कार दिया गया है, व्यास सम्मान दिया गया है और प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया अति विशिष्ट सम्मान, राष्ट्रीय कबीर सम्मान इत्यादि कुछ साहित्यिक पुरस्कार इन्हें प्रदान किए गए हैं। इनकी काव्य की क्या विशेषता है, इसको लिखा गया है लेखकों द्वारा कि सन 1950 के आसपास, 1950 जब भारत हमारा आज़ाद हो गया था, तो उस समय काव्य की शुरुआत की। उनकी काव्य की रचनाएं, पहले वो संपादक के रूप में थे और जब 1950 भारत आज़ाद हो गया तो इन्होंने कविताएं रचनी शुरू कर दी। इसलिए समकालीन कविता में उनका नाम प्रमुख रूप से आता है। समकालीन यानी वर्तमान भारत के जो 50 के दशक के कवि हुआ करते थे उनमें इनका नाम आता है। उनकी लंबी कविता है आत्मजयी और इसके कारण इन्हें बहुत ही अधिक प्रसिद्धि मिली है। कुंवर जी कविता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देते हैं। वैज्ञानिकता क्या है, इसके विषय पर इन्होंने महत्वपूर्ण चर्चा की है और उसकी महत्ता को बताया है। उनकी दृष्टि निरपेक्ष व तटस्थ है। वे साहित्य का संबंध जीवन से मानते हैं। इनकी काव्यगत भाषागत विशेषताएं क्या हैं कि नए उपासन, उपमान, नई भाषा और बनावट, उन्होंने नए नए बिंब, प्रतीकों का प्रयोग किया है। इस तरह भाषा व विषय को विविधता, यथार्थ का खुरदुरापन यानी वास्तविक बातों को प्रस्तुत करना, व्यंजकता की उनकी भाषा है। कविता में प्रतीकों, मिथकों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिलता है। तो ये तो हमारे कवि के विषय में हो गया। अब हमारे कवि जो कुंवर नारायण जी हैं, उन्होंने क्या लिखा है, शीर्षक क्या कहता है, कविता के बहाने। बहाना जानते हैं, बहाना यानी किसी कार्य को बहाना। तो कविता के बहाने वो कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं इसे हम देखेंगे। कवि आरोह से लिए हैं और कविता के बहाने शीर्षक से इन्होंने हमारी पुस्तक में इसको प्रस्तुत किया है। कवि का मानना है कि आज के आधुनिक युग में कविता का कोई वजूद नहीं है।
कविता को कम लोग पसंद करते हैं, कम लोग पढ़ना चाहते हैं, कविता की रचना कम ही लोग करते हैं। तो उस संदर्भ में उन्होंने लिखा, क्योंकि आज का युग यंत्रों का युग है। यंत्र तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यंत्र के माध्यम से लोग अपना आनंद करते हैं। पहले कविता पाठ होती थी, कविता सम्मेलन हुआ करता था और लोग इन सम्मेलनों में भाग लेते थे, सुनने के लिए श्रोतागण उपस्थित होते थे। लेकिन आज वर्तमान परिवेश में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसकी तरफ, कविता की तरफ लोगों की उदासीनता अत्यधिक बढ़ती जा रही है, उदासीन होते जा रहे हैं। इसको उत्साह या इसके प्रति लोग अपना आकर्षण या अपनी रुचि नहीं दिखा रहे हैं। उनकी रुचि रुझान कविता से बिल्कुल अलग होती जा रही है। सिर्फ म्यूजिक सिस्टम यानी जो आपके सिस्टम हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, टीवी टेलीविज़न हो गया, ऑडियो वीडियो, जो भी आपके पास संसाधन है, उसके द्वारा आप अपना मनोरंजन करते हैं। तो हमारी कविता की क्या महत्ता हमारे जीवन में है? कवि के शब्द, कवि के भाव, उसमें निहित रस, ये मनुष्य को कितना आगे चेतनावान बनाता है, उसके जीवन में रस घोलता है और इत्यादि बहुत सारी बातें आती हैं। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं के टटोलने का अवसर प्रदान देती है। यानी कवि ने, कुंवर नारायण जी ने बताया कि कविता नहीं है, कविता हमारे जीवन में अपार संभावनाएं हैं, जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं, उसको उजागर करती है और उसको अपने जीवन में यथार्थ में लाने की जो प्रयत्न है, कोशिश है, उसको आगे बढ़ाती है। क्या कहा कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न किया है इन्होंने, प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया है। क्या जाने कौन? चिड़िया। चिड़िया कौन है? चिड़िया पक्षी है, अनंत आकाश में विचरण करने वाली। अब कविता की उड़ान, कविता भला उड़ सकती है क्या? कविता के तो पंख भी नहीं है। लेकिन कविता क्या है? कवि की कल्पना है। कविता क्या है? कवि की कल्पना है। और कल्पना शक्ति इतनी तीव्र और तेज होती है कि पल में मन के जो सोचने की क्षमता है, वो पल में एक रंच मात्र, जो सबसे छोटी इकाई होती है समय की, उससे उसके पार वह कई हजार गुना पार वो आगे निकल जाती है। तो चिड़िया की उड़ान उड़ सकती है, वो यहाँ बैठा हुआ है, कवि यहाँ बैठा हुआ है और पूरे विश्व में भ्रमण कर सकता है, विश्व के हर पहलू पर अपनी पैनी दृष्टि रखता है और हर एक पहलू पर वह अपनी रचना कर सकता है। तो कवि की कल्पना शक्ति जो है, लेखनी के रूप में, शब्द के रूप में, उसके लेखनी के माध्यम से प्रस्फुटित होता है, निकलता है, लिख करके वो पूरे संसार को अपनी भावनाओं से अवगत कराता है। वो सारी बातें कह रहा है कवि कि चिड़िया नहीं जानती। कविता की उड़ान, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस तरह चिड़िया अनंत आकाश में उड़ने की क्षमता रखती है, उसी तरह हमारी कविता भी अनंत आकाश में उड़ सकती है, पूरे विश्व में भ्रमण करती है। कैसे? जैसे एक बार कवि ने लिखा, प्रकाशित हुआ, तो वो प्रकाशित जब एक बार हो गई पुस्तक, कविता, रचना जो भी है, वह अनंत काल तक अपनी सजीवता बनाए हुए रहती है। हमारे पिताजी ने पढ़ा, उनके पिताजी ने पढ़ा और उनके पिताजी ने भी पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी, उसकी आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। यानी यह परंपरा जो है एक बार निकल गई तो वो आगे बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। ऐसी इसकी सामर्थ्य है, ऐसी इसकी क्षमता है। किसकी? कविता की। कवि की कविता यानी जो उसकी कल्पना शक्ति है, वह उसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। जो उसकी सृजनात्मकता है, उसकी क्रिएटिविटी है, उसकी क्रियाकलाप हैं, वह सारी चीज़ें, अपने भाव, सब कुछ उड़ेल देती है कविता में। चिड़िया के बहाने, कवि ने कहा कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यहाँ अंतर देखिए कि उड़ान तो भी करती है, कविता को भी उड़ने की शक्ति देती है, लेकिन हमारी चिड़िया एक समय, एक उसकी सीमा रेखा है, एक उसकी मर्यादा है, उसके अधिक वह नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि आकाश में अनंत आकाश तक जाती है, लेकिन एक स्तर पर जा करके वह फिर वापस चली आती है। लेकिन कविता कभी वापस नहीं आती है। वो जाती है तो जाती ही रहती है, उसकी रफ्तार तीव्र गति से आगे बढ़ती ही बढ़ती रहती है, क्योंकि
आगे जितनी ऊंचाई पर जाएगी, जितनी अधिक बढ़ेगी, हो सकता है ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो वापस रिटर्न हो जाती है अपने घोंसले की तरफ। तो कवि ने बताया कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। चिड़िया की एक समय सीमा है, एक उसकी लिमिटेशन है, एक अवधि है, एक वैलिडिटी है कि यहीं तक उसको जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। लेकिन कविता की कोई अवधि नहीं, कोई वैलिडिटी नहीं, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसी को कवि ने बताया है। कविता अनंत काल तक अपनी सजीवता बनाए हुए रहती है। भले ही कवि इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसकी रचना जितना उसने लिखा और प्रकाशित हुआ है वह हमारे यहाँ लाइब्रेरी में, पुस्तकालयों में और संग्रहित करके रखी हुई है और प्रकाशित होती रहती है। नया नया वर्जन उसका निकलता रहता है। लेकिन कविता के शब्द, कविता के जो अक्षर हैं, कविता की जो बोल है, वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये समझ में आ गया आपको। अब क्या कहते हैं, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। इस पर आपको ध्यान देना है। ये बाहर भीतर क्या है? बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कविता की जो शक्ति है, कविता में जो क्षमता है, बाहर भीतर यानी बाहर का मतलब विदेशों में, भीतर मतलब अपने देश में। बाहर का मतलब समझ में आ रहा है कि अनेक जो देश हैं विश्व के, उनमें और अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने भारतवर्ष में इस घर उस घर, इनके घर उनके घर, यानी अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, जापान, जो भी है, अपने देश में भी जितने बड़े महानगर हैं, जितने हमारे राज्य हैं, उन सब में ये क्या करती है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने ये पंख लगा लेती है। किस प्रकार से? पुस्तकों में छप करके जो कविता छपती है वो प्रत्येक घरों में जो पढ़ने वाले पाठक वर्ग हैं उनके यहाँ जाती है, लोग पढ़ते हैं और आनंद से वशी, आनंद पूर्वक उसका रसास्वादन करते हैं, उसको पढ़ते हैं और अपने जीवन में आनंद ही आनंद प्राप्त करते हैं। यह बात चिड़िया नहीं जान सकती, चिड़िया में इतनी सामर्थ्य नहीं है। चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया इस बात से अनभिज्ञ है। वह अपनी सीमा तक, सीमा के हद में ही रह सकती है, उसके बाहर नहीं जा सकती। उसको कोई रोक सकता है, लेकिन हमारी जो कविता है उस पर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता है। कवि की क्षमता, कवि की सामर्थ्य इतनी अधिक है, उसकी कल्पना शक्ति इतनी अधिक है कि वह अपने देश में क्या, विदेशों में भी जा कर के अपना स्थान बरकरार रखती है, स्थायित्व रूप से वहाँ पर लोगों के दिलो दिमाग में बैठ जाती है। एक हमारे कवि हैं, साहित्यकार भी हैं, पूर्व वो राजनेता भी रहे हैं, आते हैं आपके चैनल्स पे भी आते हैं, कुमार विश्वास जी। तो वो अपने देश में तो कविता पाठ करते ही हैं, यहाँ तक कि विदेशों में भी उनको आमंत्रित किया जाता है और वे जा करके अपने हिंदी भाषा का इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अपने ढंग से अपनी कविता का पाठ कर रहे हैं और लोगों के दिलों में बसे हैं। तो ये कवि किसी सीमा रेखा में बंध ही नहीं सकता है, उसको कहीं कोई रोक टोक ही नहीं सकता है। तो कवि जो है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत सामर्थ्यवान है और यह चिड़िया से उसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है ना। तो बच्चों, ये आपने पढ़ा कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, अर्थात चिड़िया उसके भाव को, उसके रस को, उसके जो अंदर अलंकार निहित है, यानी जो काव्य के जो तत्व हैं, वो कविता में ही देखने को मिलती है, अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो यांत्रिक रूप कवि सशंकित है। अब कवि को यह डर है कि हमारे जो समाज में युवा पीढ़ी है वो कविता के प्रति उनकी रुचि रुझान नहीं है, इसलिए उसने बताया कि हमें कविता के प्रति भी अपनी रुचि को दिखाना चाहिए और कविता पाठ करना चाहिए। लेकिन कुछ उदासीन लोग हैं, इसकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। कवि ने समाधान दर्शाया जिससे कविता में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। भाषा सरल और सहज है और यह प्रश्नालंकार का इसने प्रयोग किया। पहले हमने बता दिया, संपूर्ण पद में चिड़िया शब्द पर जोर देकर पद को भावपूर्ण बना दिया है। पद को क्या बना दिया है? भावनाओं से भर दिया है। अब आते हैं इसकी दूसरी लाइनें हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने।
कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। अब दूसरी तुलना, पहले तो उन्होंने चिड़िया से कहा, अब क्या कह रहे हैं, अब फूल से किया है। फूल की तरह खिलती है कविता भी। कैसे, आप बताएंगे कैसे खिलती है कविता? कविता खिलती है फूल के बहाने, फूल की तरह कविता भी खिलती है, जिसमें काव्य तत्व के सभी काव्यांग जो रस है, छंद है, शब्दार्थ है ना, अलंकार है, इससे निहित जो कवि रचनाएं करता है वह खिला देती है। किसको? मानव हृदय को, मनुष्य के हृदय को प्रसन्नचित कर देती है। और हृदय रूपी फूल जब खिल जाता है तो कवि बहुत ही आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि फूल से अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो फूल खिलता तो है लेकिन कुछ ही दिन बाद वह मुरझा जाता है, मुरझा करके अपनी डाली को छोड़ देता है और समाप्त हो जाता है। लेकिन कवि बताने का प्रयास कर रहे हैं कि फूल तो मुरझाता है लेकिन कविता मुरझाती नहीं है, कभी नहीं मुरझाती है, खिली है तो खिली ही रहती है। इस महत्ता को, इस बात को, इस रहस्य को फूल कभी भी नहीं जान सकता है। अर्थात फूल से कविता की कोई तुलना नहीं की जा सकती। कविता खिलती है अपने शब्दों के माध्यम से, उसके अर्थ के माध्यम से, उसमें निहित रस के माध्यम से, उसमें निहित अलंकार के माध्यम से। तो कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, यानी फूल में वो सामर्थ्य है ही नहीं कि वह उसके भाव को, उसके रस को, अलंकार को, छंद को ये कुछ समझ सके, जान सके, नहीं जान सकती। इसलिए कविता हमेशा हमेशा खिली ही रहती है, कभी मुरझाती नहीं है। बात समझ में आ गई? कविता खिलती है, मुरझाती नहीं है, हमेशा वह प्रसन्नचित्त रहती है, हमेशा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है, कभी नकारात्मक ऊर्जा कविता पाठ पढ़ने से हमें प्राप्त नहीं होती है। आगे करें, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। प्रत्येक घरों में जो पाठक वर्ग है, जो पढ़ने वाले हैं, उनके घर में, इस घर में और उस घर में, यानी अपने घर में, अपने देश में और विदेशों में भी क्या होता है, यह कविता पढ़ी जाती है। जो पढ़ने वाले हैं, जो साहित्य वर्ग से जुड़े हुए हैं, जो कविता के महत्व को समझते हैं, वो पढ़ते रहते हैं और सबके घरों में यह कविता पाठ होती है। सबके घरों में इस तरह की पुस्तकें पाई जाती हैं। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने, और उदास चेहरे को वो खिला देती है, प्रसन्नचित्त कर देती है। इतनी सामर्थ्य, इतनी क्षमता हमारी इस कविता में है, ऐसा कवि ने बताया है। यह फूल इस रहस्य को नहीं जान सकते, फूल इस रहस्य को नहीं जान सकती। फूल को खिलना और मुरझाना ये अनिवार्य है, ये वैज्ञानिक तथ्य है कि वह फूल खिलेगा तो मुरझाएगा जरूर, लेकिन कविता रूपी फूल जो खिलेगा वो कभी नहीं मुरझा सकता है, वो हमेशा खिला ही खिला रहता है। अब आगे कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। क्या कहा? तो प्रकृति में भविष्य की ओर, दूसरी ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। बच्चे को इसलिए बनाया कि बच्चा जो भविष्य है, बच्चे को भविष्य के रूप में देखा है कवि ने, कुंवर नारायण जी ने, कि फूल और बच्चे के माध्यम से एक यात्रा की है। यात्रा यानी कविता की यात्रा की है, उससे उसकी तुलना की है। अब यहाँ पर देखिए कि एक और प्रकृति है, प्रकृति बने फूल है, चिड़िया है, झरना है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, ये प्रकृति को उठाया है, और दूसरी तरफ उसके भविष्य को, बच्चा क्या है, बच्चे को लिया है। इन दो पंक्तियों में, ऊपर की पंक्तियों में हमने चिड़िया को देखा, चिड़िया प्रकृति का सूचक है, और फूल को देखा, फूल भी प्रकृति का सूचक है। बच्चा क्या है? बच्चा है मानव तन, और वह मनुष्य की योनि में जन्म लिया है, इसलिए उसका भविष्य निहित है, वो आगे भविष्य में क्या करेगा। तो भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा, बच्चा है, धीरे धीरे बड़ा होगा, ग्रोथ होगी और उसका भविष्य बनेगा, संवरेगा, बिगड़ेगा, क्या होगा, उसके बारे में इन्होंने बताया। क्या बताया? कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, खेल के रूप में। बच्चे हमेशा खेल खेलते हैं, तो कविता भी एक खेल है,
वो खेल क्या है? अक्षरों का खेल है, शब्दों का खेल है, और शब्दों के खेल के द्वारा ही वह नई नई कविताओं की रचना करता है। उसमें तुकान शब्दों का प्रयोग करता है, उसमें रस का प्रयोग करता है, उन शब्दों का अर्थ निकालता है, और अर्थ निकाल करके उसको अपने दोहा के रूप में, चौपाई के रूप में, सवैया के रूप में, यानी छंद में निरूपित करता है। और जब छंद में निरूपित करता है तो जो छंदबद्ध उसकी पंक्तियाँ निकलती हैं वो खेल खेलता है, यानी अक्षरों का खेल खेलता है, शब्दों का खेल खेलता है, और शब्द शब्द मिल करके उसकी रचना में आगे कदम बढ़ाते हैं, और इस तरह उसका भविष्य जो है एक कवि के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत होता है, लोगों के सामने आता है। तो कविता एक खेल है बच्चों के बहाने बाहर भीतर। बाहर भीतर यानी बाहर भीतर यह घर वह घर। बाहर भीतर का तात्पर्य भीतर अपने अपने देश में और बाहर विदेशों में। यह घर वह घर, यह अपना घर, यह उनका घर, इनके घर में उनके घर में, सब घर एक कर देने के माने। सब घर एक यानी अनेकता में एकता का सूचक। बहुभाषी, बहु विभिन्न प्रकार के वेशभूषा वाले, है ना। कहते हैं हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। तो चाहे कुछ भी हो, अनेकता में एकता का सूचक है। यहाँ कह रहे हैं कि सब घर एक कर देने के माने। जितने भी हमारे देश के राज्य हैं और जितने भी विदेशों के राष्ट्र के देश हैं, उन सब को कविता एक साथ जोड़ देती, एक धागे में पिरो देती है। ऐसी सामर्थ्य, ऐसी क्षमता, ऐसी शक्ति सिर्फ और सिर्फ कविता में है और किसी में नहीं है। तो कवि ने कहा कि सब घर एक कर देने के माने खेल खेल में उसने शब्दों शब्दों से कविता की रचना किया, और अपने देश के प्रति उसने कुछ लिखा, विदेशों में भी कुछ लिखा, प्रकृति पर लिखा, झरना पहाड़ नदियाँ आकाश सूरज चाँद उन पर भी लिखा, देश के विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों पर लिखा, विभिन्न प्रकार के जो मंत्री परिषद के सदस्य उन पर लिखा, और जितने भी प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज़ हैं, सिद्ध हस्तियां हैं, उन पर भी कविता लिखा। ऐसी सामर्थ्य सिर्फ कवि में होती है कि हर एक पर, वह तितली पर, वह पतंग पर, वह चींटी पर, वह पत्थर पर, पहाड़ पर, जिस पर भी चाहे वह अपनी रचना अपने शब्दों के माध्यम से कर सकता है, और वह अमिट लेख होता है। अनंत काल तक वह जीवित रहता है, सजीव रहता है, और सबको एक साथ जोड़ने का कार्य करता है। वह सिर्फ कौन है? वह कवि है, और कवि की वह उसकी कविता है। बच्चा ही जाने, यानी बच्चा जो है बिल्कुल निश्चल है, उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष जो विभिन्न प्रकार की बुराइयां हैं बिल्कुल नहीं। बचपन जो है बिल्कुल कोरा कागज है। इस भाव को समझिए, कवि क्या भाव देना चाहता है बच्चे के माध्यम से। बच्चा ये बताना चाहता है, कवि बच्चे के माध्यम से, कि बच्चा बिल्कुल कोरी स्लेट है, कच्चा घड़ा है, उसके अंदर अपना पराया का भाव नहीं है, उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं है। वह अपने शत्रु के घर भी जाएगा, उसको नहीं मालूम है कि वो उसका शत्रु का घर है, वो उसके घर भी जा कर के खाएगा पिएगा, अपने दोस्तों के साथ मिल कर के खेले कूदेगा, लेकिन उसमें अपनापन ही नहीं दिखेगा, अपना पराया का भाव उसको नहीं मिला। अपना पराया का भाव तो बड़े लोगों के मन में आता है। ईर्ष्या द्वेष जलन स्पर्धा प्रतिस्पर्धा के कारण, कंपटीशन के कारण, इस जो वर्तमान परिवेश चल रहा है उसके कारण तमाम प्रकार की विकृतियां फैल रही हैं, तमाम प्रकार की बुराइयां हमारे समाज में फैल रही है। लेकिन बच्चा इससे अनभिज्ञ है। उसे हम बताते हैं कि ये आपका मित्र नहीं है, ये हमारा शत्रु है, इसके यहाँ जाना ठीक नहीं है, इससे बात करना ठीक नहीं। तमाम प्रकार की बुराइयां हम खुद उस छोटे से बच्चे के मन में डालते हैं, और धीरे धीरे वह पनपते पनपते बड़ा होते होते एक बड़ा विशाल वृक्ष के रूप में प्रस्तुत होता है। और फिर यही सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक जो विकृतियाँ, जो विवाद के प्रश्न उठते हैं, वो यहीं से उठते शुरू हो जाते हैं। फिर बच्चा तो बच्चा है, बच्चा को जैसा आप ढालेंगे वैसा वो ढल जाता है। तो बच्चा में भेदभाव की भावना नहीं होती है। उसी तरह कवि की कविताओं में भी किसी प्रकार की भेदभावना नहीं होती है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है, कवि और क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि जो शब्दों का खेल, हमने बताया कि खेल में चाहे वो पर्वत हो, पठार हो, जड़ चेतन, यानी सजीव निर्जीव, अतीत वर्तमान में क्या होने वाला है, चल रहा है, भविष्य में क्या होने वाला है, और क्या बीत चुका है, वो सारे घटनाक्रम को कवि अपने शब्दों के माध्यम से पिरोता चला जाता है, छंदबद्ध करता चला जाता है, और वह कविता के रूप में हमारे पास पढ़ने को मिल जाता है। हम पढ़ करके आनंद विभोर होते हैं, अपने जीवन में उसको आगे खुशियों और
खुशियों से भरपूर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। कवि कह रहे हैं फूल और बच्चे के माध्यम से कविता के महत्व को उन्होंने दर्शाया है। इसके कला पक्ष को अगर देखेंगे तो इसमें अनुप्रास अलंकार का ना, यह घर वह घर, घर घर, ये सब करने, मुरझाए महकने, इसमें क्या है, म की आवृत्ति होने का। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा आपको मालूम है कि जब कोई एक वर्ण बार बार आए, है ना, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा कि संपूर्ण पद लय विद्यमान है और कविता अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह, यानी हमारा वजूद, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारी कविता, हमारे साहित्य का, इनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, उनका क्या स्थान है, इस पर भी इन्होंने हमारे समाज से प्रश्न चिन्ह लगाया है। प्रश्न किया है कि क्या यह ठीक है, क्या जो हम अपनी अस्मिता को भूलते जा रहे हैं, जो हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो हम अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं, क्या हमारे आने वाले भविष्य के लिए उचित है, ठीक है? खुद अपना अस्तित्व हम मिटाने पर लगे हुए हैं, यह ठीक नहीं है। हमें अपने अस्तित्व को बचा कर रखना है, अपने पूर्वजों द्वारा दी हुई धरोहर को संभाल कर रखना है, सजो कर रखना है, तभी हमारा अपनी गरिमा, हमारा अपना अस्तित्व, हमारी अपनी पहचान बनी रहेगी। क्योंकि यदि हम अपनी पहचान मिटा देते हैं तो हम कुछ भी नहीं, किसी के सामने हम अपने आप को खड़ा नहीं कर सकते हैं। और इस तरह से ये पाठ आपका कंप्लीट हो गया। अब कविता के बहाने आप अच्छे से समझ लिए होंगे ये कवि क्या कहना चाहते हैं। यदि इसमें से कोई आपको परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में आप जा कर के कमेंट कर सकते हैं, अपनी बातों से हमें अवगत करा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।